हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप भसीन केयरवेल मेडिकल सेंटर से। आज हम बात करने वाले हैं प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी और इसके कहाँ कहाँ पर उपयोग हैं, कहाँ कहाँ हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो पहले समझते हैं प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी क्या है। ये एक ट्रीटमेंट है जिसमें हम ब्लड में से प्लेटलेट्स को सेपरेट करते हैं, उसको कंसनट्रेट करते हैं 2 से 5 गुना, और फिर हम इसको इस्तेमाल करते हैं मेडिकली फॉर डिफरेंट कंडीशंस। तो ये इस ट्रीटमेंट का मोडालिटी है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम अपने शरीर से ही अपने प्लेटलेट्स को निकाल कर इस्तेमाल करते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड ऑटोलॉगस ट्रीटमेंट, ऑटोलॉगस थेरेपी, यानी अपने शरीर के हिस्सों को, भाग को हम एज अ मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होता है, कहाँ कहाँ पीआरपी का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं आज आपको ये बताना चाहूँगा कि पीआरपी मेडिसिन में डिफरेंट फील्ड्स में, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ मेडिसिन के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। जैसे इट इज़ बीइंग यूज्ड इन डेंटल ट्रीटमेंट, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, इट इज़ बीइंग यूज्ड इन गायनेकोलॉजी, इट इज़ यूज्ड इन डर्मेटोलॉजी, इट इज़ ऑल्सो बीइंग नाउ यूज्ड इन ऑप्थेल्मोलॉजी। तो आइए हम डिस्कस करते करके इन डिफरेंट मोडालिटीज़ में कहाँ कहाँ पीआरपी का इस्तेमाल हो रहा है। अगर हम देखें डेंटल डिपार्टमेंट के अंदर, तो पीआरपी जो है वो हम यूज़ करते हैं आफ्टर एनी मेजर सर्जरी। जैसे मैंडिबुलर अगर हमने कोई सर्जरी करी है, उसमें हम वुंड हीलिंग को बढ़ाने के लिए पीआरपी या पीआरएफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमने टूथ एक्सट्रैक्शन किया है, डेंटल इम्प्लांट किया है, ग्राफ्टिंग की है, इन सब के अंदर भी हम पीआरपी एंड पीआरएफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये डेंटल कंडीशंस हैं जहाँ पर हम कॉमनली पीआरपी या पीआरएफ को इस्तेमाल करते हैं। नाउ लेट्स कम टू ऑर्थोपेडिक्स। ऑर्थोपेडिक यानी हड्डी के डिपार्टमेंट में पीआरपी का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। पीआरपी आप जानते हैं, इट प्रमोट्स हीलिंग, ये हीलिंग को बढ़ाती है। इट इज़ एंटी इंफ्लेमेटरी और ये टिश्यू ग्रोथ को भी बढ़ाती है। तो इसका जो इस्तेमाल है ये ऑस्टियोआर्थराइटिस में किया जा रहा है, और ऑस्टियोआर्थराइटिस में हम पीआरपी को इस्तेमाल कर रहे हैं। सिमिलरली रोटेटर कफ इंजरी के अंदर यूज़ कर रहे हैं, टेंडनाइटिस के अंदर यूज़ कर रहे हैं, एक्लिस हील के अंदर यूज़ कर रहे हैं, और टीनोसाइनोवाइटिस के अंदर यूज़ कर रहे हैं। ऐसी कई कंडीशंस हैं, स्पोर्ट्स इंजरी के अंदर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ पर पीआरपी को अलॉन्ग विद अदर मोडालिटीज़ इस्तेमाल किया जाता है। स्पोर्ट्स मेडिसिन में पीआरपी का इस्तेमाल काफ़ी समय से हो रहा है, इवन बिफोर व्हेन स्टार्टेड बीइंग यूज्ड इन द डर्मेटोलॉजी। आपको मैं एक स्टडी बताना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी, जो घुटनों में और जिसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाती है, उसके लिए पीआरपी का इस्तेमाल अभी काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। और इसी के पैरेलल स्टेम सेल्स भी आए हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नीज में। तो स्टडी हुई है जिसके अंदर जो स्टेम सेल्स हैं, स्टेम सेल हमको 2 सोर्स से मिल सकते हैं। एक तो हमको मिल सकते हैं फैट सेल से, जिसको बोलते हैं एडिपोज डिराइव्ड मीसेनकाइमल स्टेम सेल्स, और दूसरे हमको मिल सकते हैं बोन मैरो से, जो कि अगेन मीसेनकाइमल सेल्स होते हैं, स्टेम सेल्स होते हैं, और बट दे आर बोन मैरो डिराइव्ड स्टेम सेल्स। और उसमें कंपेयर किया गया जो स्टेम सेल्स हमने दिए हैं नीज के अंदर इंजेक्शन में वर्सेस पीआरपी। लॉन्ग टर्म ये पाया गया कि 6 महीने में और 12 महीने, 24 महीने में जो रिजल्ट्स हैं पीआरपी के कंपेयर टू स्टेम सेल्स वर इक्वल in pain relief and reducing the discomfort of the patient. That means PRP is equally effective as stem cells in decreasing the knee pain in osteoarthritis. तो ये एक बहुत ही अच्छा चीज़ है, क्योंकि जो PRP है that is comparatively cheaper than the stem cells. Stem cells is costing in lakhs. PRP की खर्च का comparatively thousands में खर्चा आता है, काफ़ी कम होता है compared to the stem cell. लेकिन जो रिजल्ट हैं PRP के वो इक्विवेलेंट हैं, लगभग इक्वल हैं जो स्टेम सेल से मिलते हैं पेन को कम करने में। तो यहाँ ये रहा ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो हम पीआरपी को इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं पीआरपी इन जनरल मेडिसिन, इन जनरल सर्जरी, तो पीआरपी वुंड हीलिंग्स में काफ़ी इफेक्ट, डायबिटिक फुट्स के अंदर बहुत अच्छा रोल है। नॉन हीलिंग वुंड्स में खास करके पीआरएफ काफ़ी इस्तेमाल किया जा रहा है अगर कोई जख्म नहीं भर रहे हैं। इसी तरह से जो जख्म भरने में हमें प्रॉब्लम आ रही है, उसमें हम पीआरपी को बाकी मोडालिटीज़ के साथ कंबाइन कर सकते हैं ताकि हमारी रिकवरी फास्टर हो और हीलिंग फास्टर हो। डर्मेटोलॉजी में तो पीआरपी अब बहुत तेज़ी से, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है।
हम हेयर लॉस के अंदर, चाहे वो एलोपेशिया एंड्रोजेनाइटा हो, एलोपेशिया एरियाटा हो, स्कारिंग एलोपेशिया हो, किसी भी तरह का एलोपेशिया हो, उसमें PRP को ज़रूर इस्तेमाल कर रहे हैं। ख़ास करके जो स्कारिंग एलोपेशियाज अभी हमारे एक्टिव फेज़ में नहीं है, वहाँ PRP का इस्तेमाल किया जा रहा है। PRP हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी लोग इस्तेमाल करते हैं हेयर ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। PRP का क्या रोल है हेयर के अंदर, इस पर अगर हम देखें तो हम ये समझ पाते हैं कि PRP अपने आप में नए बाल नहीं ला सकता है, लेकिन जो बाल हमारे पतले हो गए हैं उनको दोबारा मोटा कर सकता है, जो शेडिंग के क्लोज हैं उसको शेडिंग से रोक सकता है, हेयर लॉस के प्रोग्रेशन को रोक सकता है। एंड इट हैज़ टू बी कंबाइंड विद मेडिसिन लाइक मिनॉक्सिडिल एंड ब्यूटाथाइड और फिनेस्ट्राइड। अकेला हम रिकमेंड नहीं करते हैं PRP को। तो PRP अलॉन्ग विद मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट हेयर लॉस में काफ़ी उपयोगी ट्रीटमेंट है और काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट है। अगर हम देखें फेस और एस्थेटिक ट्रीटमेंट में, तो PRP एक्ने स्कार के लिए काफ़ी इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। इसका रीज़न ये है कि सेल ग्रोथ और कोलेजन रीमॉडलिंग को, रिजुविनेशन को बढ़ाता है और एक्ने के जो स्कार्स हैं उनको कम करने में हेल्प करता है। इसको हम डर्मा रोलर्स, डर्मा पेन, CO2 फ्रैक्शनल और फिलर्स के साथ कंबाइन कर सकते हैं। अगर हम फिलर के साथ PRP को कंबाइन कर रहे हैं तो पहले हमें फिलर्स देना होता है डीपर लेयर में जो वॉल्यूमाइज करता है, और PRP को देना होता है सुपरफिशियल लेयर में जो रिजुविनेट करता है स्किन को। तो इन दोनों को कॉम्बिनेशन में हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड वेम्पायर फेस लिफ्ट, जिसमें PRP और फिलर्स को कंबाइन किया जाता है। तो उसमें क्या करते हैं, हम फिलर्स देते हैं फेस के अंदर एक डीप लेयर में, और ऊपर की लेयर में हम PRP देते हैं। तो ये इसको कॉम्बिनेशन को वेम्पायर फेस लिफ्ट किया जाता है। पेरी ऑर्बिटल रिजुविनेशन यानी अंडर आई हॉलोनेस, अंडर आई डार्कनेस जो अगर है, उसके अंदर PRP का एक बहुत अच्छा रोल है। इसके अंदर हम PRP को कंबाइन कर सकते हैं विद CO2 फ्रैक्शनल, विद फिलर्स, विद TCA पील्स, इन सब के साथ इसको कंबाइन कर सकते हैं। फाइन रिंकल्स के अंदर भी हम PRP को इस्तेमाल कर सकते हैं, फाइन रिंकल्स को हेल्प करने में हेल्प करता है। कुछ और कंडीशंस हैं जहाँ पर PRP का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे लाइकन प्लानस है, लाइकन सिंप्लेक्स है, अकैंथोसिस नाइग्रिकेंस है, कुछ लोग माइलोडोसिस ऑफ द स्किन है, इनमें भी PRP का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि वो स्किन कंडीशन जो कॉस्मेटिक से हटकर भी हैं, वहाँ पे भी PRP का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये डर्मेटोलॉजिकल इंडिकेशंस हैं PRP के जो हम देखते हैं। नाउ लेट्स कम टू ऑप्थेल्मोलॉजी, यानी आई डिपार्टमेंट में PRP का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा रहा है। तो देखिए PRP जैसे हम जानते हैं कि ये सेल ग्रोथ को बढ़ाता है, टिश्यूज़ को रिजुविनेट करता है, इसमें बहुत सारी हीलिंग एबिलिटीज़ है। तो सबसे बड़ा रोल जो ऑप्थेल्मोलॉजी में आ रहा है वो ड्राई आई सिंड्रोम में आ रहा है। आप जानते हैं कंप्यूटर का इस्तेमाल करने से काफ़ी समय तक आंखें हमारी ड्राई होने लगती हैं। उसके लिए हम कुछ आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करते हैं जो आर्टिफिशियल टेयर्स होते हैं, लेकिन क्या होता है कि आर्टिफिशियल टेयर्स एक लेवल तक ही काम कर पाते हैं। बट स्टडीज़ में पाया गया है कि अगर हम PRP के आई ड्रॉप्स बना के उनको इस्तेमाल करते हैं 3 से 6 महीने तक, तो ये आइज़ को हील करने में काफ़ी इफेक्टिव है। बिकॉज ये सिर्फ लुब्रिकेट ही नहीं करता आइज़ को, ये रिजुविनेट भी करता है। जो हमारी मेमोनियन ग्लैंड्स हैं, लैक्राइमल ग्लैंड्स हैं, उनको एक्टिवेट करता है और आई के अंदर मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट को बढ़ाता है। ऐसा एक सिंड्रोम होता है सजॉन सिंड्रोम, जो ऑटोइम्यून डिजीज़ है, जिसमें आइज़ काफ़ी ड्राई हो जाती हैं। इसमें हम PRP ड्रॉप्स को इस्तेमाल करते हैं, साथ में PRP के इंजेक्शंस आईलिड्स में दिए जाते हैं ताकि लैक्राइमल ग्लैंड और मेमोनियन ग्लैंड के अंदर प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी को दिया जाए और वो रिजुविनेट हो सकें और आई के अंदर टीयर ड्रॉप्स फिर से बन सकें। इस बात को अभी काफ़ी इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे ग्लोकोमा के पेशेंट्स हैं, उनमें जो ऑइंटमेंट दी जाती हैं या ड्रॉप दी जाती हैं वो काफ़ी इरिटेटिंग होती हैं कॉर्निया के लिए। तो कई बार वो कॉर्नियल इरिटेशन कॉज करती हैं, कॉर्नियल सरफेस डिसऑर्डर्स कॉज करती हैं। इसमें PRP का बहुत अच्छा रोल देखा गया है। तो इन ग्लोकोमा ऑल्सो दे आर नाउ कंबाइनिंग PRP ड्रॉप्स अलॉन्ग विद ग्लोकोमा मेडिसिन टू हेल्प टू हील द कॉर्निया एंड इम्प्रूव द कॉर्निया एंड डिक्रीज द इरिटेशन इन द कॉर्निया। तो इसमें इसका एक बड़ा अच्छा रोल हो रहा है। कुछ लोग लेंसेज यूज़ करते हैं, कॉन्टैक्ट लेंसेज, उसके बाद कई बार इरिटेशन हो जाती है आइज़ में। तो यहाँ पे PRP ड्रॉप्स का एक अच्छा रोल और इंडिकेशन सामने आता है। केराटाइटिस, ब्लेफाइटिस जैसी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन जो आइज़ की हैं, उसमें भी PRP को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये कुछ आई इंडिकेशंस हैं जहाँ पे हम PRP का इस्तेमाल करते हैं। अब हम आते हैं कि PRP कैसे काम करता है, हाउ डज PRP वर्क।
तो देखिए पीआरपी जो काम करता है वो इस तरह से करता है कि जो प्लेटलेट्स हैं इनके अंदर बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। जब प्लेटलेट्स बर्स्ट करते हैं, ब्रेक करते हैं, तो इन सब ग्रोथ फैक्टर्स को ये रिलीज करते हैं। तो ये ग्रोथ फैक्टर्स बहुत सारी तरह के हैं, बट कुछ कॉमन जो हैं जो हम देखते हैं, वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर इसके अंदर है, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स हैं इसके अंदर, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर हैं इसके अंदर, टीजी या बीटा 1 है इसके अंदर। इसी तरह से और भी बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स हैं जो इनके अंदर कंबाइंड होते हैं, जो हमारे टिश्यूज को रीजनरेट करने में, ग्रो करने में और एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। तो ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है कि ग्रोथ फैक्टर्स नए टिश्यू को ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। पीआरपी यानी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा में ऐसे कुछ साइटोकाइंस होते हैं, ऐसे कुछ केमिकल्स होते हैं जो इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। तो इट इज़ क्वाइट एंटी इन्फ्लेमेटरी। पीआरपी से मिलता जुलता एक और कंसेप्ट जो अभी सामने आ रहा है वो है पीआरएफ, जिसको प्लेटलेट रिच फिब्रिन थेरेपी बोलते हैं। इसमें और पीआरपी में थोड़ा सा फर्क होता है। प्लेटलेट पीआरपी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ब्लड को लेते हैं एंटीकोएगुलेंट्स के साथ, लेकिन पीआरएफ को हम बिना एंटीकोएगुलेंट्स के लेते हैं, इसलिए इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स इसमें ट्रैप हो जाते हैं और काफ़ी दिनों तक स्लोली रिलीज होते रहते हैं। इसलिए पीआरएफ जो है ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है देन पीआरपी इन वॉल्यूमाइजेशन। अगर आपको वॉल्यूमाइजेशन चाहिए, टिश्यू ग्रोथ चाहिए, तो पीआरएफ आजकल काफ़ी इफेक्टिव है उस चीज़ के लिए। वूंड हीलिंग में भी पीआरएफ ज़्यादा इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू पीआरपी। तो ये पीआरएफ इज अनदर थिंग दैट इज नाउ बीइंग यूज्ड। नाउ लेट्स कम टू कि हम पीआरपी को बनाते कैसे हैं। देखिए बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हैं पीआरपी को बनाने के लिए, लेकिन अभी हम जो बात करेंगे वो डबल स्पिन मेथड की करेंगे। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, पेशेंट का ब्लड लेते हैं, ब्लड में एक एंटीकोएगुलेंट जैसे हेपारिन है या एसीडी है उसको लिया जाता है। इसको हेपारिन या एसीडी को लेने के बाद हम इसको एक सेंट्रीफ्यूग करते हैं। पहले हम इसको सॉफ्ट स्पिन देते हैं। सॉफ्ट स्पिन का मतलब करीब करीब 1500 आरपीएम में इसको हम 15 मिनट के लिए रखते हैं, और फिर उसमें से जो अपर 1/3 ऑफ लेयर है प्लाज्मा की उसको ले लेते हैं, ट्यूब में डालते हैं, फिर एक हार्ड स्पिन करते हैं। हार्ड स्पिन का मतलब है 3000 से 5000 आरपीएम का 10 से 15 मिनट का दोबारा से सेंट्रीफ्यूग करते हैं। इसमें जो लोअर 1/3 हमारे पास फ्लूइड आता है वो प्लेटलेट रिच होता है, उसके अंदर प्लेटलेट ज़्यादा होते हैं, और अगर हम ठीक से करें तो 2 से 10 गुना 2 to 10 टाइम्स मोर प्लेटलेट देन ब्लड वी कैन गेट इन द पीआरपी। बट एवरेज जो हमको प्लेटलेट कंसंट्रेशन मिलता है ब्लड से 2 to 3 टाइम्स ज़्यादा मिलता है इन पीआरपी, एंड सो दैट इज मोर इफेक्टिव इन वूंड हीलिंग एंड एज एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड। तो ये इसकी बनाने की विधि है। इसको हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, डिफरेंट वे में कर सकते हैं। पीआरपी को हम डायरेक्टली इंजेक्शन के फॉर्म में दे सकते हैं विद द स्मॉल नीडल इंटरडर्मली। हम इसको अलॉन्ग विद डर्मापेन या डर्मा रोलर यूज़ कर सकते हैं, और हम इसको लोकली अप्लाई कर सकते हैं एज एन ऑइंटमेंट, एज अ क्रीम, और आइज़ में हम इसको एज अ आई ड्रॉप भी इस्तेमाल करते हैं। ये डिफरेंट मेथड्स है जैसे जिससे हम पीआरपी को इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट कंडीशंस अकॉर्डिंग टू व्हाट वी वांट। अब कुछ बातें जानना ज़रूरी है कि पीआरपी करने से पहले किन किन बातों की सावधानियां हमें रखनी चाहिए। देखिए पीआरपी से पहले हमें कुछ ब्लड टेस्ट लाइक कंप्लीट ब्लड काउंट, वायरल मार्कर्स, ब्लड शुगर, ये सब चेक कर लेना चाहिए। अगर आपके सारे ब्लड टेस्ट नॉर्मल हैं तो ही आपको पीआरपी पे जाना चाहिए। अगर आपको फीवर है, आपका प्लेटलेट काउंट बहुत अधिक है या कम हो रहा है, तो या एक्यूट इन्फेक्शंस हैं, उस केस में आपको पीआरपी नहीं करना चाहिए, बिकॉज उसमें काफ़ी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स प्रेजेंट होंगे, तो वो एंटी इन्फ्लेमेटरी काम नहीं कर पाएगा। तो एक बात तो ये सारी जांच करके देखें। अगर आप किसी एंटीकोएगुलेंट्स पे हैं जिससे ब्लीडिंग टाइम बढ़ता है, क्लॉटिंग टाइम बढ़ता है, तो पहले वो एंटीकोएगुलेंट्स को आप बंद करें। अगर आप स्मोकर हैं तो स्मोकिंग को कुछ टाइम पहले बंद करें पीआरपी लेने से पहले। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो डॉक्टर से पूछ के सोच समझ के पीआरपी लें। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हमको पीआरपी को ध्यान रखना है। एक्टिव स्टेज ऑफ ऑटोइम्यून डिजीज़ जैसे एक्टिव स्कैरिंग एलोपेशिया है या कोई एक्टिव ऑटोइम्यून डिजीज़ है, उसके अंदर हमको पीआरपी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। जब तक वो एक्टिव ऑटोइम्यून डिजीज़ सेटल नहीं हो जाती, तब तक कुछ स्लो डाउन नहीं होती, तब तक हमको पीआरपी नहीं करना चाहिए। तो ये बात हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि कब हमें पीआरपी करना चाहिए और कब नहीं, कितना समय लगता है पीआरपी को करवाने में। देखिए पीआरपी नॉर्मली अगर हम देखें, पेशेंट अंदर आने से सैंपल लेके सेंट्रीफ्यूग डबल स्पिन करके और फिर लगाने तक 1.5 से 2 घंटे का समय लग सकता है पीआरपी में, बट इट विल वेरी फ्रॉम क्लिनिक टू क्लिनिक, बट एवरेज 1.5 to 2 आवर्स लग जाते हैं।
नाउ लेट्स कम टू साइड इफेक्ट्स ऑफ पीआरपी। तो देखिए पीआरपी के साइड इफेक्ट्स बहुत ही मिनिमल है बिकॉज एक ऑटोलॉगस थेरेपी है। लेकिन जो प्रॉब्लम हम फेस कर सकते हैं पीआरपी के साथ वो ये है कि पीआरपी के बाद कभी कभी ब्रूजिंग हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, एडिमा आ सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी ज़रूर हैं जो हमको पीआरपी के साथ मिल सकती हैं। अदरवाइज पीआरपी इज़ अ वेरी सेफ मोडालिटी टू यूज़। अब हम आपस आता है कि पीआरपी के बाद हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। व्हाट इज़ द आफ्टर पीआरपी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। देखिए आफ्टर केयर में सबसे पहले आप अगर फेस पे पीआरपी ले रहे हैं तो कम से कम 24 आवर्स तक आपको अपना फेस नहीं वॉश करना चाहिए ताकि पीआरपी अंदर तक जा सके और उसको अंदर हेल्प कर सके। पीआरपी लेने के बाद आपको सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाने चाहिए और कभी अगर डॉक्टर ने एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट्स लिखी हैं या एंटीबायोटिक लिखी हैं तो उसका इस्तेमाल आप ज़रूर करें। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप जिस जगह पे पीआरपी हुई है उसको ध्यान दें, उसमें कोई इन्फेक्शन ना होने दें, उसको साफ़ सुथरा रखें बिकॉज उसमें मल्टीपल होल्स एंड प्रिक्स हुए हैं। फ्रॉम ऑल टाइप ट्राई टू प्रिवेंट एनी इन्फेक्शन इन दीज एरियाज बाय कीपिंग देम नीट क्लीन एंड हाइजीन का पूरा ध्यान रखते हुए इस बात का हमको ध्यान देना है पीआरपी के अंदर। ओके, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ पीआरपी। पीआरपी का खर्चा कितना, ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो लोग अक्सर पूछते हैं। देखिए कॉस्ट वेरी करेगी फ्रॉम क्लिनिक टू क्लिनिक, सिटी टू सिटी। आप किस तरह के क्लिनिक में, कितना पॉश है वो क्लिनिक, कितना चार्ज करता है वो वेरी करेगा। बट ऑन एन एवरेज पीआरपी का जो कॉस्ट है डेली में वो 4000 से 6000 के बीच में है। 4 से 6000 के बीच में पीआरपी का कॉस्ट है जो दिया जाता है और बड़े सारे बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो यू नो this is something I want to say. So what is the important takeaway conclusion from this? The conclusion is that PRP is a very good treatment for various conditions, for anti-aging, for rejuvenation. If done correctly, it gives you good results, but it should be combined with other modalities. Thank you friends. Dr. Sandeep Baseen.